दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एसएसटी का जो सिलेबस होने वाला है सेशन 2026 और 27 के लिए दोस्तों, तो वो देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको पूरे पेपर का पैटर्न समझाने वाला हूँ, मिड टर्म एग्जाम में क्या सिलेबस होने वाला है, प्री बोर्ड और बोर्ड में क्या सिलेबस होने वाला है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आपको सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। ये आपकी 4 बुक्स के नाम है। आपको पता है कि एसएसटी की 4 बुक्स होती हैं क्लास 10th में, ठीक है। तो चारों बुक से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपकी जो इतिहास यानी हिस्ट्री की जो बुक है उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, 18 नंबर के क्वेश्चन आपको लिखने वाले आएंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे मैप, मानचित्र भरने वाले। ठीक है, आपको जगह को मैप पे भरना होगा वो वाला। ठीक है, ऐसी भूगोल यानी ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें 17 नंबर का तो लिखने का क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का आएगा मैप, जो आपको मैप पे भरना होगा, ठीक है, मानचित्र वाला। और बाकी 20 नंबर की आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान की बुक आएगी और 20 नंबर का आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का आने वाला है। ठीक है, तो टोटल दोस्तों ये 80 नंबर का आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसका ये पैटर्न होने वाला है। ठीक है, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन, उसमें आपको दोस्तों प्रोजेक्ट दिया जाता है। इसके अलावा उसमें आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उनके 5-5 में से नंबर लगते हैं, तो उन टोटल मिला के 20 नंबर का वो इंटरनल असेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो जाते हैं 100 नंबर। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले आपकी बुक जो हिस्ट्री वाली जो बुक है दोस्तों, इतिहास की, जिसका नाम क्या है, भारत एवं समकालीन विश्व थ्रू, ठीक है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये इंग्लिश में नाम है। तो इसमें जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, ये चैप्टर आपका आने वाला है। इंग्लिश में आप सिलेबस जो है ना उसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप ये ध्यान रखिए, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इंग्लिश में ये नाम है। तो ये आपका मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। सेकेंड चैप्टर इसी बुक का, भारत में राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आएगा। और फोर्थ चैप्टर इस बुक का, औद्योगिकरण का युग। ठीक है, अब ये यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो सिलेबस है ये मिड टर्म का है, फोर्थ चैप्टर। तो जो फोर्थ चैप्टर आपको दिख रहा है ना, औद्योगिकरण का युग, हिंदी में इसका नाम है, इंग्लिश में क्या नाम है इसका, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये जो चैप्टर है दोस्तों आपके मिड टर्म एग्जाम में या जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उसमें आएगा। आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है ना उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके हो गए मिड टर्म एग्जाम के लिए हिस्ट्री बुक से। अब आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसमें पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, ठीक है, पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर है वो आपके मिड टर्म में आएगा। सेकंड चैप्टर है संघवाद, फेडरलिज्म, वो भी आएगा मिड टर्म में। ठीक है, थर्ड चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो ये वाला जो आपका थर्ड चैप्टर है ये भी आपका मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। अब अगली बुक आपकी आती है समकालीन भारत 2, यानी कि ये आपकी ज्योग्राफी की बुक है। इसमें पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिड टर्म में आएगा। सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, जो आपका जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर है वो भी आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसी बुक से तीसरा चैप्टर है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, वो भी आपके मिड टर्म में आने वाला है। तो आपको पैटर्न समझ आ रहा होगा, हर बुक से 3-3 चैप्टर आपके मिड टर्म एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब आपकी लास्ट बुक है जो इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें पहला चैप्टर है विकास यानी डेवलपमेंट, ये भी मिड टर्म में आ रहा है। दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी दोस्तों आपके मिड टर्म में आ रहा है। और ठीक है, ये जितने आपको मैंने चैप्टर बताए, ठीक है, ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं, इनको अगर आप काउंट करेंगे तो 11 चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस है, जो आपको 5 सितंबर 2026 तक करना है। फिर आपका जो मिड टर्म एग्जाम होता है दोस्तों सितंबर या अक्टूबर में, उसमें ये पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जो अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए, तो आप ध्यान कर लीजिएगा, 3-3 चैप्टर हर बुक से हैं। बस जो इकोनॉमिक्स की आपकी बुक है, ठीक है, अर्थशास्त्र की जो बुक है उससे 2 ही चैप्टर हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों मिड टर्म एग्जाम खत्म हो गया, आपको पता है उसकी वेटेज ज़्यादा नहीं लगती, 5 में से मैक्सिमम मार्क्स लग सकते हैं उसके। तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो उसके बाद आपको हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 3, ये आपको पढ़ना है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में आप इसका नाम देख लेना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिलेबस जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों का, हिंदी इंग्लिश दोनों का। ठीक है, अभी आप बस चैप्टर के नंबर पे फोकस करिए, कौन कौन सा चैप्टर है, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसी बुक का 5वां चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, जो प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर है इंग्लिश मीडियम में, तो ये भी आपके मिड टर्म के बाद आपको पढ़ना है। फिर आती है आपकी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बुक,
इसमें चैप्टर नंबर 4 है राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टीज़, ये भी मिड टर्म के बाद पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है लोकतंत्र के परिणाम यानी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी दोस्तों आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ठीक है। अब ज्योग्राफी की बुक में चैप्टर नंबर 4 है कृषि यानी एग्रीकल्चर, ये मिड टर्म के बाद पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये वाला भी आपको दोस्तों मिड टर्म के बाद पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 6 है इसी बुक का विनिर्माण उद्योग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये भी आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 7 है इसी बुक का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, है ना, ये चैप्टर का नाम है, तो ये भी आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। अब आपकी बची डेवलपमेंट यानी कि इकोनॉमिक्स की बुक है, उसमें 3rd चैप्टर है मुद्रा और साख, ठीक है, लोन एंड क्रेडिट वाला चैप्टर जो है, तो वो आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ऐसे चैप्टर 4 है इसमें वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो ये वाला जो आपका ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपको मिड टर्म के बाद पढ़ना है। ठीक है। तो जो मैंने आपको दोस्तों चीज़ें बताई हैं अभी वाली, ये आपको मिड टर्म के बाद चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट देख सकते हैं, इस चैप्टर के नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें ये जो टॉपिक्स नीचे लिखे गए हैं ना, ठीक है, इनमें से ही क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आएगा, पूरे चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा। टॉपिक क्या है, वैश्वीकरण क्या है यानी व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, और वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक द ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल कैसे हो पाता है, किन किन फैक्टर से हो पाता है ये। तो ये दो जो सब टॉपिक्स आपको दे रखे हैं ना चैप्टर में, इनमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये भी क्लियर कर दिया गया है। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना तो है समझने के लिए, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं 2 टॉपिक में से आएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये जो मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया, मिड टर्म से पहले के 11 चैप्टर और मिड टर्म के बाद जितने ही चैप्टर बचे हैं, ये टोटल सिलेबस आपको दोस्तों 5 दिसंबर 2026 तक कर लेना है। फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपका जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगा आपको पता है उसमें पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है, और उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम होता है फरवरी मार्च में, उसमें भी पूरा सिलेबस आने वाला है। ठीक है। अब एक चीज़ आपको और मैं बता दूं दोस्तों, आपको हर चैप्टर के बगल में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, अगर ध्यान से देखिए बड़ा सा कॉलम आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे विद्यार्थी लिखा है, बहुत सारे पॉइंट्स है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको लिखे गए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ मैप भी लिख रखा है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस चैप्टर से मैप आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है। ये आपका पूरा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न था। अब एक एक करके दोस्तों मैप को अच्छे से डिटेल में समझा रखा है कि किस चैप्टर से कौन कौन से मैप आ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो जिसमें से मैप आता है वो है भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं, इनमें से कोई सा भी मैप वर्क आ सकता है। पहला है कि जो कांग्रेस बनी थी ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC जो बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी मीटिंग कहाँ कहाँ पे हुई थी। यहाँ पे 3 जगह दे रखी है, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। तो क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे डायरेक्ट आपसे बोल देगा कि भारत, आपको डेट दी जाती है, जैसे कि पूछा जाएगा कि INC की जो अधिवेशन है, INC की जो मीटिंग है सितंबर 1920 में कहाँ हुई थी, उस जगह को मार्क करो। तो आपको याद होना चाहिए कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुई थी, तो आपको कलकत्ता पे मार्क करना है। ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक है सत्याग्रह आंदोलन, कहाँ कहाँ पे आंदोलन हुए थे, गांधी जी ने आंदोलन करे थे, तो खेड़ा, चंपारण, अहमदाबाद, इन सब जगहों का आपको पता होना चाहिए। थर्ड है जलियांवाला बाग, आपको पता था जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ठीक है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा, तो किस जगह पे है एग्जैक्टली, कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दांडी यात्रा, किस राज्य में है दांडी, ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर संसाधन और विकास, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो इसमें आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है। मृदा के प्रकार, मिट्टी के बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल है, जैसे लेटराइट सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, अलग अलग तरह की मिट्टी है दोस्तों। तो कौन सी किस एरिया में पाई जाती है ये आपको मैप में, बुक में मैप दे रखा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा चैप्टर है, इससे आने का बहुत चांस रहता है, वो है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। इसमें यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों डैम के नाम दे रखे हैं, बांध के नाम दे रखे हैं, जैसे टिहरी बांध, राणा प्रताप, तो इन सबको आपके लोकेशन पता होना चाहिए कौन सा किस स्टेट में है। ठीक है। फिर अगला चैप्टर कृषि एग्रीकल्चर, इसमें आपको ये पता होना चाहिए चावल और गेहूँ किस किस जगह पे ज़्यादा उगाया जाता है, गन्ना, चाय, कॉफ़ी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा उगता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगला चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आती है। पहला लौह अयस्क खाने, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से आयरन मिलता है, लोहा मिलता है, तो ये जो आपको जगह दे रखी है सारी, मयूरभंज हो गया, दुर्ग हो गया, बेलाडीला हो गया, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे कोयले की खाने, रानीगंज, बोकारो, ये सारे। तेल क्षेत्र जिसमें असम हो गया, असम में डिगबोई नाम की जगह है वो हो गया, मुंबई हाई हो गया, ये सारी आपको पता होनी चाहिए।
फिर तापीय केंद्र जहाँ से थर्मल एनर्जी बनती है, ठीक है, हीट से एनर्जी बनती है, तो जैसे नामरूप, रामागुंडम, ये सब हो गया। आणविक केंद्र जहाँ पे दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, नरोरा, तारापुर, ये सब। तो ये जो 5th चैप्टर मैंने आपको ये बताया ना, ये वाला जो चैप्टर है एनर्जी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मैप आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला जो चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, उसमें भी यहाँ पे कोई सारी चीज़ें लिख रखी हैं। तो इसमें दोस्तों सूती कपड़ा मतलब जो कॉटन क्लोथ से कहाँ कहाँ बनते हैं, कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, तो यहाँ पे जगह आप देख सकते हैं, मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, ये सारे आपको पता होने चाहिए मैप पे कहाँ पे है। इसके अलावा लौ और स्टील प्लांट, ठीक है, आयरन और स्टील कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सी जगह पे उनके प्लांट्स हैं, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर, ये सारे आप देख सकते हैं। और अगला है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ कहाँ पे है, तो मुंबई हो गया, नोएडा हो गया, ठीक है, बेंगलोर हो गया, ये मेन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगला चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें बहुत सारे पोर्ट हैं, पोर्ट आपको पता है ना, जहाँ पे जहाज़ें आके रुकती हैं समुद्र में, तो जैसे कांडला, मुंबई, मारमागांव, कोच्चि, तूतीकोरिन, ये सारी जगह आपको पता होनी चाहिए मैप पे, ठीक है दोस्तों। फिर आपके एयरपोर्ट आते हैं, ये सारे एयरपोर्ट हैं, जैसे अमृतसर में क्या एयरपोर्ट का नाम है, राजा सांसी, दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, ये सारे आपको पता होने चाहिए, नाम दे के भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आपको स्टेट याद होना चाहिए। जैसे राजीव गांधी पूछ लिया आपको कि राजीव गांधी जो एयरपोर्ट है कहाँ पे है, तो हैदराबाद में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं और इनको मार्क करने वाले क्वेश्चन मैप के आ सकते हैं। तो ये आपका पूरा दोस्तों पेपर में क्या क्या आने वाला है मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हो आप देख लीजिए। तो 20 नंबर के एमसीक्यू होंगे, तो टोटल 20 नंबर। फिर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, तो 8 नंबर हो गया। फिर 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, तो 15 नंबर हो गया। 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, तो 12 ये हो गए। और 5 नंबर के लॉन्ग आंसर वाले 4 क्वेश्चन होंगे, तो 20 नंबर। तो टोटल ये आपके हो गए 75 मार्क्स, और 5 नंबर होगा आपका मैप, तो टोटल आपके हो जाते हैं 80 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपके पेपर का होने वाला है पैटर्न। लेवल की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, याद करने वाले, ठीक है, समझने वाले क्वेश्चन 24 नंबर के आएंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले 11 नंबर के आएंगे, ठीक है, सिचुएशन आपको समझ के करना होगा। और 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा इवेल्युएट करने वाला, जो हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात करते हैं ना दोस्तों, तो वही यहाँ पे आपको जजमेंट देना होगा, ठीक है। आपको किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको आइडिया को वैलिडेट करना होगा कि सही आइडिया है कि नहीं है, आप इसके साथ हो या इसके खिलाफ हो, ये सब। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 40 नंबर के आएंगे वो भी। और मैप स्किल आपका आएगा 5 नंबर, तो टोटल आपका हो गया 80 नंबर, ठीक है दोस्तों। अब प्रोजेक्ट क्या होने वाला है, आपको पता है क्लास 10th में आपको एसएसटी का प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो यहाँ पे 3 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक पे आपको जो है प्रोजेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और आपको ये चीज़ें दिख रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है, इसके अलावा कोई और टॉपिक भी चुन सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए अपनी टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है कि आपको वो प्रोजेक्ट बनाना अलाउड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्क्स किस तरीके से मिलेंगे प्रोजेक्ट के, आपने ठीक तरीके से लिखा है कि नहीं, जो टॉपिक है बिल्कुल उसके, आप बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड आपने लिखा है कि नहीं, तो 2 नंबर उसके हैं। मौलिकता मतलब होता है कि आपने खुद से बना के लिखा है या आपने कहीं से कॉपी करा है, उसका 2 नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर में ये सारी चीज़ें आती हैं कि टॉपिक आप ठीक से लिखा है कि नहीं, खुद से लिखा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर 2 नंबर आता है प्रस्तुतिकरण और रचनात्मकता, यानी आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट करा है, कितने क्रिएटिव तरीके से आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, कितना अच्छा बनाया है। और 1 नंबर होता है मौखिक परीक्षा यानी वाइवा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने प्रोजेक्ट में ये करा तो ऐसा क्यों करा, ठीक है, इससे क्या होता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 5 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स बता रखे हैं, बहुत सी चीज़ें। यहाँ पे एक मेन पॉइंट आपको 4th पॉइंट दिख रहा होगा कि जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं वो या तो आपने हैंड रिटन बनाया है या डिजिटल बनाया, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके टीचर्स पे कि आपने टीचर ने किस तरीके से आपको बोला बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझा रखी हैं, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट वर्क है आप इसमें से कौन कौन से जैसे टॉपिक है जिन पे आप प्रोजेक्ट जो है बना सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके अभी काम के नहीं है, आपको आपके टीचर्स आराम से बता देंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि स्कूल वाइज डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे होगा, फॉर्मेट क्या होगा। नंबर आपके 5 रहेंगे, ठीक है, ये आपको समझा रखा है। अब यहाँ पे वही समझा रखा है, जैसे अगर आप ग्रुप में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कैसे कैसे होगा, टीम लीडर, फिर टीम के मेम्बर्स, किसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें आपको करनी होती है, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझा रखी हैं कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप कैसे कैसे बना सकते हैं। तो इसकी आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, इसमें आपको नंबर ठीक ठाक मिल ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मल सभी प्रोजेक्ट बनाते हैं अच्छी तरीके से, अगर खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से बनाइए, एआई का यूज़ करके या कहीं से कॉपी करके मत बनाइए। खुद से बनाने से क्या होगा ना, आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसको फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी आगे,
ठीक है। फिर यहाँ पे अच्छे से समझा रखा है, जैसे आपने 10 दिन का प्रोजेक्ट बनाया तो आप किस किस दिन क्या क्या कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ पे समझा रखा है, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको, लेकिन ये उतना काम का नहीं है तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के आइडिया दे रखे हैं और किस तरीके से आपको करना है वो बता रखा है। ठीक है, फिर ये प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, क्लास वगैरह सब चीज़ें लिख के, प्रोजेक्ट का टॉपिक लिख के फिर आपको ये जमा करना है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका दोस्तों होने वाला है। तो ये दोस्तों आपका पूरा सिलेबस था एसएसटी क्लास 10th का सेशन 2026 और 27 के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा, कितने चैप्टर्स आपको मिड टर्म में पढ़ने हैं, कितने आपको मिड टर्म के बाद पढ़ने हैं, किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक जो है मैथ में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वेटेज आप इसको ध्यान रखिएगा, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट कितने होंगे, एमसीक्यू कितने होंगे, ये सब आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरा सिलेबस था एसएसटी क्लास 10th का। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब ये सिलेबस हिंदी मीडियम में था दोस्तों, इंग्लिश मीडियम का सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। चैप्टर वही सेम रहने वाले हैं, बस आपको पता है लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी सिलेबस तो सेम ही रहता है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो चैनल पे मिलता रहेगा। ठीक है, हमने पहले भी 2-3 सब्जेक्ट के सिलेबस अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, तो आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।